अनार के अगर हमन हा पौष्टिक तत्व और औषधीय गुण के बारे में बोलबो ते बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते। सबसे पहली बात करथन पौष्टिक तत्व के। अनार में ढेरों पोषक तत्व पाए जाते, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, आयरन है। एकर अलावा फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2 भरपूर मात्रा में पाए जाते। औषधीय गुण के बात करबो तो अनार के सेवन से कई बीमारी में फ़ायदेमंद है, जैसे कि पेट से संबंधित अगर कोई बीमारी है ओकर लिए, कैंसर के लिए, मोटापा कम करे बर, रक्त के मात्रा बढ़ाए बर, साथ ही साथ जोड़ों व घुटनों के दर्द में, कैंसर में और पाचन संबंधी जो समस्या होते ओला दूर करे बर, और ओकर अलावा मधुमेह में, दिल की बीमारी में अनार के सेवन फायदेमंद होते। अब बात करते हैं एकर उपयोगिता के। अनार ला तो वैसे कच्चा ताज़ा फल के रूप में भी खाए जाते। ओकर अलावा पेय पदार्थ जैसे कि जूस है, सिरप है, जेली है बनाए बर एकर उपयोग किए जाते। ओकर अलावा ही अनार के उपयोग नाश्ता के रूप में, रायता में, सलाद में, मिष्ट व्यंजन जो बनाए जाते ओमें, चाइनीज़ जो पकवान बनाए जाते ओमें भी स्वाद लाए बर एकर उपयोग किए जाते। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन,
और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और जलवायु दोनों ही सोयाबीन की फसल के लिए उपयुक्त है। यदि किसान भाई वैज्ञानिक रीति से सोयाबीन की खेती करें तो प्रति हेक्टर 40 से 50 हज़ार रुपये बल्कि इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती किस तरह से करें। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। साथियों, यदि इस विषय से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ आप जानना चाहते हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि अगर जो वो सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी जलवायु कितनी उपयुक्त है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है जी, जिसमें 11 ज़िले आते हैं, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, भाटापारा जी, इन ज़िलों की जो जलवायु है, इन ज़िलों की जो मिट्टी है वो सोयाबीन की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। जी जी, बशर्ते खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। अच्छा, तो सोयाबीन इनके लिए बहुत उपयुक्त फसल है और सोयाबीन की खेती करके किसान भाई धान के बजाय धान से करीब 1.25 लाभ कमा सकते हैं। जी जी। सर, अगर किसान भाई सोयाबीन की खेती करना चाहेंगे तो सबसे पहले वो जानना चाहेंगे कि उसकी मांग कितनी है। तो पौष्टिकता के आधार पर हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सोयाबीन की मांग अधिक है? देखिए, सोयाबीन में 20 से 25% तेल होता है और 40 से 45% प्रोटीन होता है। अच्छा, बहुत ही पौष्टिक है और ये दलहनी और तिलहनी दोनों समूह में रखी गई है जी, क्योंकि इसमें प्रोटीन रिच है
और सोयाबीन का जो कि बहुत सारे प्रसंस्कृत उत्पाद बना करके भी हम इसका पोषण में अपने उपयोग कर सकते हैं। जी जी। और एक और बड़ा लाभ इससे ये है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है जी, उसको भी ये दलहनी फसल होने के नाते जी, इसकी जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम जैपोनिकम है, जी जी, वो इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी में। जी, तो इससे मिट्टी की उर्वरता भी, उपजाऊपन भी बढ़ता है। जी जी। सर, जो किसान भाई सोयाबीन की फसल लगाना चाहते हैं वो कब लगाएं, कौन सा उचित समय है बुआई का? देखिए, सोयाबीन की खेती में बोनी का समय बहुत महत्वपूर्ण है जी, और ये जून के आखिरी हफ्ते से लेकर के 15 जुलाई तक का समय सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया है। जी जी। और इस समय सोयाबीन की बोनी करना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लगातार बारिश होती रहती है या बारिश होती नहीं है तो बतर नहीं मिलता है सोयाबीन के लिए, जो प्लाउइंग कंडीशन है वो अनुकूल नहीं होती है। जी जी। तो इसलिए इतना लंबा रेंज है, 15 जुलाई 20 जुलाई तक सोयाबीन की बोनी पूरी कर देना चाहिए, तभी इसमें अच्छा फायदा हो सकता है। जी सर, बुआई से पहले बीजों का उपचार करना जरूरी होता है, तो सोयाबीन का बीजोपचार किस तरह से किया जाए? देखिए, सोयाबीन का चूंकि इसमें बहुत सारी फफूंदजनक बीमारियां लगती हैं जी, उसके लिए इसका जो बीजोपचार करना है, सबसे पहले 1 मिलीलीटर, हम लोग बोलते हैं 1 मिलीलीटर 1 किलो बीज के अगेंस्ट में जो हेक्साकोनाजोल नाम की एक दवा आती है जी, तो सोयाबीन को फैला लें। उसमें पानी में ये 1 मिलीलीटर, यदि सोयाबीन का चूंकि 1 हेक्टेयर में हम लोग कहते हैं कि 60 से 75 किलो करीब बीज लगता है जी, तो उतने बीज के लिए इसी अनुपात में 1 किलो 1 मिलीलीटर, यदि 60 किलो है तो 60 मिलीलीटर दवाई जो हेक्साकोनाजोल होती है जी जी, इसको पानी में घोल बना करके हल्का सींच लें और हल्के हाथ से उसको बीज में कोटिंग कर दें, उसकी जी जी, उपचारित कर दें। इसके पश्चात जो बीजोपचार है वो राइजोबियम कल्चर, चूंकि सोयाबीन का जैसे मैंने कहा दलहनी प्रकृति की फसल है जी जी, तो राइजोबियम कल्चर से भी 5 से 10 ग्राम 1 किलो बीज के पीछे जो राइजोबियम कल्चर आता है जी जी, इससे इसका भी भुरकाव पहले फफूंदनाशक हेक्साकोनाजोल से, उसके बाद राइजोबियम कल्चर से भी सोयाबीन के बीज का उपचार कर लेना चाहिए जी। और उपचारित बीज को छायादार जगह में सुखाना चाहिए। उपचार करने के करीब 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी बोनी करना चाहिए। जी जी। सर, हम बात कर रहे हैं कि सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती के बारे में, तो बुआई की वैज्ञानिक विधि क्या है? देखिए, सोयाबीन की बोनी भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ ये है कि इसको जो बोने का तरीका है, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से हमारे एक इंदिरा सोया सीड ड्रिल विकसित हुआ है जी जी, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो मेड़, उसको ब्रॉड बेड फरो सिस्टम भी बोलते हैं जी जी, सोयाबीन की सीड ड्रिल से बोनी की जाती है और सीड ड्रिल में जो ऊंची मेड़ और फिर नाली, मेड़ नाली ऐसी बनती है जी जी, तो सोयाबीन की जो बीज है वो मेड़ में गिरता है। अच्छा। और बगल में ऐसा करने से ये होता है कि जो पानी, कई बार ज़्यादा बारिश होती है तो सोयाबीन चूंकि ज़्यादा बारिश होने में गल जाती है। अच्छा। इसको पानी सोयाबीन के खेत में रुकना नहीं चाहिए। यदि मेड़ में बोनी हुई है, जैसा कि इंदिरा सोया सीड ड्रिल से बोने से होता है, तो सोयाबीन की फसल को ज़्यादा पानी से नुकसान नहीं होता है। अच्छा। और बोने का जो सही तरीका है वो इंदिरा सोया सीड ड्रिल से बोए, ट्रैक्टर ऑपरेटेड है। यदि ऐसा ना कर पाए किसान भाई तो भी सोयाबीन को जो नारी से, यदि हल से बनाते हैं, नागर से बनाते हैं तो कूड़ बना लें, कूड़ में उसकी बोनी करें। अच्छा। 2 लाइन के बीच में जो दूरी रखें वो भी करीब 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे एक बीज से दूसरे बीज की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। 2 लाइन के बीच की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर। ये मैनुअल यदि नागर से, हल से कूड़ बनाते हैं तो इसका ध्यान रखें। ज़्यादा गहराई में सोयाबीन की बोनी ना करें, अन्यथा उसका क्या होता है, जो बीज का कोट होता है, ऊपरी परत होती है, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और जिससे यदि पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसमें भी गलने की संभावना रहती है उस बीज के। जी जी। सर, छत्तीसगढ़ की मिट्टी और जलवायु के हिसाब से कौन सी उन्नत किस्में हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए जो अच्छी फसल दें? जी, देखिए उन्नत। सर, पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। जरूर। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन? नमस्कार मैडम, मैं जगदीश देवांगन बोला था, बिलाईगढ़ से। जी जगदीश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहते कि जो कौन से प्रकार की मिट्टी में सोयाबीन के उत्पादन में ज्यादा बढ़िया होते हैं, जैसे हमारे कन्हारा मिट्टी का थन, मटासी का थन, अच्छा। तो दोनों में से कौन मिट्टी में ज्यादा अच्छा उत्पादन हो सकता है और कौन से वेरायटी वो जब हमारा अधिकतम उत्पादन कम लागत में प्राप्त हो? जी जी सर, हम इसी जानकारी चाहिए। जी जी, देखिए देवांगन जी, इसके लिए जो कन्हार भर्री मिट्टी होती है इसमें सोयाबीन सबसे अच्छा होता है, लेकिन किसी भी तरह की मिट्टी में जिसमें पानी ना रुकता हो सोयाबीन की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। रही बात किस्मों की, तो किस्मों के बारे में एक इंदिरा सोया 1, इंदिरा सोया एक किस्म निकली है, छत्तीसगढ़ सोया 1 अभी नाम हुआ उसका।
और इसी के साथ साथ जवाहर सोयाबीन 335 है, RSC 1046 है, RSC 1103 है, एक अभी छत्तीसगढ़ सोया 2 और छत्तीसगढ़ सोया 3, ये करीब 5-6 किस्में हैं। इनमें से जिनका भी आपको बीज उपलब्ध हो, ये किस्में 95 से 105 से 110 दिन, ये करीब 10-15 दिन के दौरान पक कर तैयार हो जाती हैं। इन किस्मों के बीज का आप चुनाव करें। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, आपके बिलाईगढ़ के लिए भी ये किस्में उपयुक्त हैं, इनकी आप बोनी करें। और ये किस्में अच्छी पैदावार देती हैं। 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आपको पैदावार मिल जाएगी। जी जी सर, हमने किस्मों की बात कर ली। अब इनके बढ़वार के लिए, पौधों के बढ़वार के लिए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। किस तरह से करें हमारे किसान भाई की अच्छी पैदावार हो? जी देखिए, सबसे पहले तो सोयाबीन की बोनी जिस खेत में करनी है तो पहले से योजना किसान भाइयों को बनानी चाहिए। यदि संभव हो तो गर्मी में गहरी जुताई भी कर देना चाहिए। जी जी। और इसके पश्चात उसमें मिट्टी का परीक्षण करा लेना चाहिए जी। उससे पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में है जी। इसके पश्चात यदि आपको मान लीजिए आपने परीक्षण नहीं करा पाए, रिपोर्ट नहीं आई, आपको बोनी करनी है, तो आमतौर पर जो छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में सोयाबीन की बोनी के लिए जो अनुशंसा है उर्वरकों की, पोषक तत्वों की, चूंकि ये दलहनी प्रकृति की फसल है तो इसमें 20 से 22-25 किलो तक नाइट्रोजन उर्वरक चाहिए जी। करीब 60 से 80 किलो तक इसको फास्फोरस चाहिए और 40 किलो पोटास चाहिए। अच्छा। यदि लगातार आप सोयाबीन एक ही खेत में ले रहे हैं जी। हर साल सोयाबीन उसको खरीफ में बारिश के मौसम में लगाते हैं तो आपको सल्फर का प्रयोग भी हर 2 साल के अंतराल में करीब 20 किलोग्राम सल्फर, जो चाहे तो आप खाद दे दो, सिंगल सुपर फास्फेट के नाम रूप में दें, या आप सल्फर डस्ट का प्रयोग करें। आजकल जो वाटर सॉल्युबल घुलनशील सल्फर आता है उसका प्रयोग करें, तो सल्फर का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो सोयाबीन की जो पोषण आवश्यकता है, इससे हमें 25 से 30 कुंटल जो उत्पादन क्षमता है इसकी, ये पूरी मटेरियलाइज हो जाती है जी। सर, फसल को खरपतवार भी बहुत प्रभावित करती है, तो किसान भाई खरपतवार को किस तरह से नियंत्रित करें? जी देखिए, सोयाबीन में मुख्य रूप से जो सामा है, दूब है, एक ककनाबन है, और अभी आजकल तो गाजर घास भी सोयाबीन के खेत में भी पहुँच गया है। ये सब खरपतवार है जो, चूंकि बारिश की फसल है, बारिश से यदि फसल आपकी हो रही है तो खरपतवार भी होते ही हैं। हाँ। तो इनके प्रबंधन के लिए आवश्यकता ये है, किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले बोने के 35 से 40 दिन तक आपको अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखना है। अच्छा। बाद में क्या होता है कि ये सोयाबीन की फसल जो होती है चौड़ी पत्ती होती है, इसकी जो वानस्पतिक बढ़वार इतना तेजी से हो जाती है कि फिर खरपतवार को ये फसल अपने आप दबा देती है। अच्छा। लेकिन शुरू में करीब 1-1.5 महीने तक आपको खरपतवार मुक्त रखना है। ये जो मुख्य खरपतवार हैं, इनके लिए सबसे पहले आपको एक तो प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यदि हमने प्रमाणित बीज नहीं लिया हुआ है, अपना बीज लिया है, तो बीज के साथ भी खरपतवार के दाने मिले होते हैं। अच्छा। और वो भी खेत में चले जाते हैं जी जी। उससे क्या होता है कि खेत में हमने सोयाबीन के लिए भी खाद दिया, पानी दिया, वो खरपतवार तेजी से बढ़ जाते हैं जी जी। तो पहली चीज प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए। और एक बार यदि संभव हो, जब सोयाबीन की फसल करीब 20 से 25 दिन की हो और खरपतवार उस समय 2-3 पत्ती की अवस्था में होते हैं जी, उस समय उनकी एक बार निदाई कर दें। अच्छा। आजकल वो साइकिल हो, हैंड हो, कुलपा, ये सब आ गए हैं कि 2 लाइन के बीच में आप इनको चला करके, साइकिल के पहिए में नीचे पीछे एक कुदाली नुमा स्ट्रक्चर होता है, उससे हल्की निदाई हो जाती है। ये एक साथी का फोन जी हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ दीदी, राम राम। राम राम। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अखिलेश कुमार साहू बोला था, रानीगांव नगरी। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? वो का है, सोयाबीन में अक्सर एक बीमारी आती है जिसमें पीला पीला हो जाते पत्ता, तो वो का कारण से होती? अच्छा। अभी ले कई जानकारी रही तो फिर उसका समाधान भी बता दे। जी जी सर, बताइए। हाँ देखिए, सोयाबीन में जो पीला पत्ती वाला बीमारी आते, वो एक मोजेक वायरस के कारण आते। येलो वेन मोजेक वायरस है, वो क्या करता है कि पत्तियों में फैलता है। उसका कोई, चूंकि वायरस है तो सीधा सीधा नियंत्रण नहीं है, उसके लिए हम लोग उसके फैलाव को रोक सकते हैं। जब भी देखें कि आपको खेत में 1 पत्ती 2 पत्ती, आप हर दूसरे दिन खेत का भ्रमण करें, शुरुआत में कहीं भी उसके लक्षण दिखते हैं तो उस पौधे को उखाड़ करके नष्ट कर दें। और इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई है, इस दवाई की करीब 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना करके और इसका आप छिड़काव करें जी। तो ये दवाई की मात्रा का खास तौर से ध्यान रखना है आपको कि जो या तो 14-15 लीटर का जो स्प्रेयर आता है, पीछे टंकी आती है, उसमें 4 मिलीलीटर मात्रा जी। इस मात्रा का प्रयोग करें और इसका दवा का छिड़काव कर दें।
15 दिन बाद पुनः यदि आपको एक आध पौधे दिखते हैं कि पीली पत्ती वाले दिख रहे हैं तो 15 दिन बाद इस दवा का फिर से प्रयोग करें, तो इसका फैलाव बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सफेद मक्खी होती है, एक पत्ती में जिसमें ये बीमारी लगी हुई है उस पत्ती में जाके उसका रस चूसती है और दूसरे पत्ती में जाके बैठती है, वहां भी वो ये बीमारी को फैलाती है। तो इसलिए इसको रोकना तत्काल आवश्यक है। और आप इसके लिए जो इसके लिए रेजिस्टेंट किस्में हैं या ये कहें कि टॉलरेंट किस्में जिनको हम लोग बोलते हैं, जैसे जवाहर सोयाबीन 335 है, अभी ये हमारी छत्तीसगढ़ सोया 1 है, इन किस्मों का प्रयोग करें तो आपको इस बीमारी का प्रकोप करीब करीब ना के बराबर दिखेगा और आपकी फसल अच्छी होगी। जी सर, हमारे एक और साथी का फोन है जी। हेलो। हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ दीदी, आपको और आज के डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि हमको सोयाबीन की खेती करना है जी, तो सोयाबीन की खेती के लिए पतले जमीन में किस तरह से खेती कर सकते हैं और मोटे जमीन में किस तरह से खेती कर सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि किस मौसम में इनकी खेती जो है अच्छी तरीके से हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी 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 सर, बताइए। देखिए साहू जी, सोयाबीन की खेती जो है इसके लिए जो उपयुक्त जमीन होती है वो होती है जिसमें पानी ना रुके और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर्याप्त हो। एकदम बालू में लगाएंगे तो उसमें पानी भी नहीं रुकेगा, पोषक तत्व तो नहीं होंगे। जहां तक हल्की जमीन की आपने बात की, उसमें हमें गोबर खाद, केंचुआ की खाद, कुछ न कुछ उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी मिलाना पड़ेगा, जिससे उसको फसल को, पौधों को पोषक तत्व मिले और हमें पैदावार अच्छी मिले। भारी मिट्टी में आपको यदि बोनी करनी है तो आप कर सकते हैं, बशर्ते ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोयाबीन के खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए। जी। तो आपका इसलिए इन उसमें कर सकते हैं। जी सर, इसमें सोयाबीन की फसल में भी कीट प्रकोप होता होगा, कौन कौन से कीट हैं जो फसल को प्रभावित करते हैं? देखिए, सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से एक तो सेमी लूपर कीड़ा होता है, दूसरा एक गर्डल बीटल होता है, तीसरा एक स्टेम फ्लाई होता है। ये मुख्य मोटे तौर पर ये कीड़े हैं। ये कंबल कीड़ा का भी प्रकोप देखा गया है। अच्छा। तो ये क्या करते हैं कीड़े की, जैसे सपोज करें स्टेम फ्लाई है कि इसकी जो कहना चाहिए तितली है, वो पौधे में जाकर के उसके स्टेम के पास अंडा दे देती है, तने में। जैसे ही वो फसल करीब करीब 25 से 30 दिन की होती है, उस समय उड़ती रहती है और जाके अंडे दे देती है। अंडा देने से क्या होता है कि अंडे से उसकी सूंडी, उसकी जो इल्ली है वो निकलती है और अंदर ही अंदर पौधे के जो स्टेम है। अच्छा। क्या होता है कि कोई भी पौधा होता है उसकी जड़ों में हम लोग खाद देते हैं, वहां से पत्ती में जाता है। तो वो वहां से जब फूड मटेरियल जो ट्रांसलोकेट होता है जाइलम फ्लोएम टिश्यूज के माध्यम से, तो वहां पर वो इल्ली उसको भोजन को खा जाती है। अच्छा। और नीचे से फूड मटेरियल पत्ती तक नहीं जा पाता, ऐसा करके वो पौधा सूख जाता है। इस यही हाल गर्डल बीटल है। उसमें क्या होता है कि उसकी जो सूंडी होती है, उसकी जो एडल्ट होता है वो अंडे दे देती है, सूंडी गर्डल गड़ाड़ी सी बना लेती है, करीब करीब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ बन जाती है, उसके बीच में रह के वो इल्ली खाने लगती है। जी सर, हमारे एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, गर्रापार बांधा बाजार से। जी साहू जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हमारे इधर मैदानी इलाका है मैडम, तो हम उसमें ना 1 एकड़ में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं। तो उसमें हम कौन से वैरायटी की ले और 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, मैं इसका जानकारी लेना चाहता हूँ। जी जी सर, बताइए। हाँ साहू जी, आप राजनांदगांव जिले से हैं। आप सोयाबीन में 1 एकड़ में जो बीज है, बीज आपको करीब करीब 25 किलो लगेगा, 25 से 30 किलो बीज लगेगा। और यदि आपने इंदिरा सोया सीड ड्रिल से बोनी करते हैं तो 25 किलो, यदि आप नागर से बोनी करते हैं तो 5 किलो हो सकता है, ज़्यादा आपको लगेगा। इसके अलावा जो किस्म की जहाँ तक आपने बात की, तो जो छत्तीसगढ़ सोया 1, ये बहुत अच्छी किस्म है। यदि इसका बीज आपको उपलब्ध ना हो पाए तो फिर जवाहर सोयाबीन 335 है, ये भी ना हो पाए तो RSC 1046 है, एक और RSC 1103 है, और छत्तीसगढ़ सोया 2 और छत्तीसगढ़ सोया 3, ये भी अभी किस्में हैं जो इसी साल रिलीज हुई हैं। इन किस्मों का बीज आप प्रयोग कर सकते हैं और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। जी सर, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि फसल में कौन कौन से कीट लग सकते हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जाए। जी जी जी, तो ये कीड़ों का, मैंने मुख्य कीड़ों की बात की मैडम। इसके अलावा एक कीड़ा लगता है सेमी लूपर है, वो भी पत्ती को खाता है। तो और इसके चौथा कीड़ा एक होता है जिसको जेसिड और माइट्स भी बोलते हैं, ये भी पत्ती को चूसता है। क्योंकि
किसी भी पौधे की जो पत्ती होती है वो रसोई होती है। जी जी जी। यदि रसोई कमजोर हो जाएगी तो उसको जब क्षेत्र कम मिलेगा तो पौधे का भोजन कम बनेगा और उसमें नुकसान होगा। इनसे बचाव के लिए 2 दवाएं मैं पहली चीज ये कि किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूं कि बर्ड परचेज लगाएं, हमें रसायनों का प्रयोग ना करना पड़े। अच्छा। ऐसा प्रयास होना चाहिए। समय पर बोनी करें, प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, बीजोपचार जरूर करें और साथ में जो चिड़ियों के बैठने के लिए 3 कोने की लकड़ियां जरूर लगाएं। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।